नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। असंतुलित जीवन शैली, असंयमित खान पान, फास्ट फूड, केमिकल युक्त और अत्यधिक तेल, मसाले और मिर्च युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन युवा पीढ़ी के लिए घातक साबित हो रहा है। अधिकतर बुजुर्गों को घेरने वाली बीमारी अब युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है, जिसकी मुख्य वजह मोमोज, पिज्जा, बर्गर और मैदा युक्त चीजों का सेवन और स्वाद के चक्कर में लाल मिर्च का सेवन लंबे समय तक करना आदि है। हम आज एक ऐसे कैंसर की बात करने वाले हैं जो दुनिया में तेजी से फैल रहा है। हम बात कर रहे हैं रेक्टल कैंसर की। गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या से युवाओं में भी मल द्वारा जो चीजें हो रही हैं वो सबसे ज्यादा उसमें कैंसर हो रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यंग एज में कुछ आदतें इस कैंसर का कारण बन सकती हैं। आज हम इसी बीमारी के बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप बच सकते हैं, जिन लोगों में रेक्टल कैंसर होता है उसका इलाज क्या है, क्योंकि युवा वर्ग में यह लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर युवा वर्ग में इस तरीके की बीमारी क्यों तेज़ी से बढ़ रही है। सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा खाना ही इसकी ओर आपको ले जा रहा है या और कोई बड़ी वजह है? तमाम चीज़ों को समझेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनका आपसे परिचय करा दूं और अभिवादन भी करती हूं। डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर है स्टार इमेजिंग से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वित्तल हुद्दार है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के प्रोफेसर हैं। वो हमारे साथ आयुर्वेद से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और जिस तरीके से चर्चा की हम शुरुआत करना चाहते हैं कि युवा वर्ग में रेक्टल कैंसर की जो स्पीड दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये चिंता का विषय है, क्योंकि देश के युवा अगर ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं, घिर रहे हैं, उसके चपेट में आ रहे हैं, तो हमारे देश के भविष्य को यह खतरा दे सकता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार आपका रुख करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ बर्गर, मोमोज ही है रेक्टल कैंसर के लिए जिम्मेदार, या फिर और भी कई चीजें हैं जिसे ध्यान देने की इस वक्त युवाओं को जरूरत है? जी देखिए, मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब सिर्फ एक नहीं कह सकते। फास्ट फूड है, उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी। बहुत सारी चीजें हैं। जेनेटिक्स एक चीज होती है, लेकिन जेनेटिकल या जेनेटिक रिलेटेड कैंसर बहुत अर्ली एज में हो जाता है। मैं मानता हूं कि 20-25 साल के बाद और 40 में रेक्टल कैंसर या कोलोरेक्टल हो रहा है। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और इन जनरल कह सकते हैं सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि फाइबर जा रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फाइबर हर कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है, जो आप साथ से सेल्यूलोज। डॉक्टर अंशुमन, शायद किसी नेटवर्क के इशू के कारण आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट तौर पर हमें सुनाई नहीं दे पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपको कनेक्ट करने की, ताकि स्पष्ट तौर पर हम सुन सके कि आप किस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। इस बीच में रुक करूंगी डॉक्टर समीर भाटी का। डॉक्टर समीर, जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत हुई है, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर युवाओं को ये क्यों घेर रहा है। जो कैंसर बुजुर्गों में दिखाई पड़ता था वो अब युवाओं को घेरने लगा है। ये चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट के अंदर दिखाया, खास तौर पे जैसा कोलोरेक्टल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, युवाओं के अंदर अब जैसे अर्ली एज के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के अंदर पहले इसके नंबर कम थे, पर अब भारत में भी, इंडिया में भी केसेस इसके राइज हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण वैसे तो अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे कि मल्टीफैक्टोरियल है, पर हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है जो हम जंक और फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस है, ये बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में काफी देखने को मिलते थे। अभी भी वहां पर केसेस इस तरह के काफी देखने को मिलते हैं। पर जैसे हमारा भारत की भी बात करें, यहां पर भी जो वेस्टर्न फूड का कल्चर अभी ज्यादा आया है, उसको देखते हुए
केसेस काफी बढ़े हैं, जिसमें लाइफस्टाइल का रोल है, डाइट का रोल है। जैसे आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी है और इसमें सबसे ज्यादा काम करते हैं हम बीमारियों की अवेयरनेस के बारे में। तो इस कोलोरेक्टल कैंसर की भी बात करें तो देखिए इसमें प्रिवेंशन हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, अर्ली डिटेक्शन हो गया, जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, अवेयर करें। जैसे आज का भी शो है, इसमें भी हम ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर पाए। अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन भी बता रहे थे कि रिस्क फैक्टर के अंदर डाइट में स्पेशली प्रोसेस्ड फूड, जिसमें रेड मीट हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। अदरवाइज जैसे रिस्क फैक्टर हम पहले के जो मानते हैं, कॉमन रिस्क फैक्टर टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया और आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गए, ओबेसिटी, ये सब इसको बढ़ाते हैं, इन सब चीजों को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि अर्ली डिटेक्शन में हमें सिम्टम्स को समझना, रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि देखिए कोलोरेक्टल कैंसर में आमतौर पे लोगों का एक सिम्टम्स को अर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर हम कहते हैं बस पेट दर्द है, क्योंकि पेट में तो अगर हम देखें ओवरऑल बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, तो वो सिम्टम्स कई बार मिस हो जाते हैं और एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो कैंसर में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है कि लेट स्टेज में पेशेंट्स पहुंचते हैं, क्योंकि लक्षण कई बार इग्नोर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमें लक्षणों को ठीक तरीके से जानना जरूरी है, और जो कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें, देखिए इसकी स्क्रीनिंग पूरी तरह से ठीक, मतलब इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं समय रहते हुए, और समय रहते हुए डिटेक्ट कर लें तो इसका बहुत अच्छी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और किसी भी बीमारी में डॉक्टर समीर, किसी भी बीमारी में कहा जाता है कि अगर समय रहते आप डिटेक्ट करा लें, आप इलाज करा लें, तो किसी भी बीमारी से बचा जा सकता है, वो चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। डॉक्टर अंशुमन कुमार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुमार, आप अपनी बात पहले तो पूरी करें, और दूसरा इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूं कि डॉक्टर समीर कह रहे थे कोलोरेक्टल, कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या इंटर रिलेटेड हैं? क्या रेक्टल कैंसर को ही कोलोन रेक्टल कैंसर कहते हैं? इसको लेकर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूक करें। जी, उम्मीद करता हूं अभी आवाज ठीक है। जी जी बिल्कुल जी। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलन और रेक्टम बड़ी आंत का हिस्सा, टेक्निकली कोलन पहले का और रेक्टम लास्ट कान का हिस्सा और एनल कनाल का। टेक्निकली ट्रीटमेंट के लिए कोई एक ग्रुप में रखा गया है, बिहेवियर सेम है, एक्सेप्ट अलग हो जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों का रिस्क फैक्टर सेम है, बिहेवियर सेम है, सर्जरी और कीमोथेरेपी की थोड़ी ट्रीटमेंट मोडालिटी डिफरेंट हो जाती है। अब मैं जो बात कह रहा था, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसमें आपको स्टार्च या रिफाइंड शुगर मिल रहा है, फाइबर नहीं मिल रहा है। फाइबर में सेलुलोज, खास करके जो गट बैक्टीरिया को खाना देता है, मतलब उसका फूड वही है, वो डिस्टर्ब हुआ, माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हुआ, ये कैंसर का रिस्क बढ़ाया। कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो टॉक्सिन आपके जनरेट हुए, टॉक्सिन बहुत समय तक कोलन और रेक्टम में बना, ये वहां के किया, ये रिस्क बढ़ाया। आमतौर पे फास्ट फूड पाते हैं, प्लास्टिक के पैकेट में पैक हो गया, करंट खाना था, ये से बिस्फेनॉल लीच किया, आपने थोड़ा खाना खाया, फ्रिज में रखा, अगले दिन फिर उसी को माइक्रोवेव किया, फर्दर केमिकल लीच हुआ, ये फर्दर रिस्क। अब सुनते जाइए कहानी। अब जो फास्ट फूड, पिज्जा जो भी बना रहे हैं, ये सामान कहां से प्रोक्योर, सब्जियां, आलू या चिकन, लोडेड चिकन या मटन, कहां से प्रोक्योर कर जानकारी है। हेवी मेटल्स की मात्रा, आर्सेनिक लेड अत्यधिक है। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क के खराब होने की वजह से आपकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट तौर पर हमें नहीं मिल पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपके पास आने की, कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू है, ठीक कराने की हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर समीर, चूंकि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि चूंकि हम जब कहते हैं कि ये बुजुर्गों की बीमारी है और लेकिन अब युवाओं को घेर रहा है, तो क्या सिम्टम्स अलग होते हैं? बुजुर्गों में सिम्टम्स अलग होते हैं, युवाओं में सिम्टम्स अलग होते हैं? क्योंकि 40 से कम उम्र के लोगों में अब ये दिखने लगा है, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये कैंसर है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे क्योंकि अब यंग में, यूथ में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके डाइटरी पैटर्न के अंदर चेंज आया है। जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये ज्यादा हो गया है ना, तो इसमें काफी तरह के एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इस तरह के केमिकल की मात्रा, तो इस वजह से युवाओं में, जैसे स्पेशली पहले अगर हम बात करें कि 50-60 साल की उम्र में दिखते थे केसेस, पर अभी और अर्ली एज में इसके केसेस दिखने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल दोनों के अंदर इसके केसेस दिखने लग गए हैं। लक्षणों की देखिए बात करें तो आमतौर पे बहुत अर्ली लक्षण हम कई बार रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाते और उनको इग्नोर भी, पर इसके लक्षण कॉमन है जो और भी अन्य बीमारियों में भी होते हैं। बट ज्यादा कॉमन लक्षण इसके देखें तो एक तो स्टूल के अंदर ब्लड आना, ये एक इसका सिम्टम है। इसके अलावा आपकी किसी भी तरह की बावल हैबिट्स के अंदर बदलाव होना, कि आप को कॉन्स्टिपेशन काफी रह रही है, लंबे समय तक आपको लूज स्टूल हो रहे हैं, डायरिया की तरफ आप जा रहे हैं, इस तरह के लक्षण, वेट लॉस हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड, और आपका अगर हम देखें एनीमिया आपको हो रहा है, ये इस तरह के कुछ लक्षण है। पर ये और भी चीजों में होते हैं लक्षण, तो यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं तो एक बार आप अपनी स्क्रीनिंग, अपने टेस्ट जरूर करा लें। आप डॉक्टर से मिले, संपर्क करें। इसके लिए टेस्ट होता है, जैसे कोलोनोस्कोपी टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह का अगर उसमें कोई पॉलिप दिखाई देता है, क्योंकि वो कई बार प्री कैंसरस स्टेज में होता है और बाद में वही अगर कैंसर स्टेज तक बदल जाता है। क्योंकि यानी फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आपको लगती है कि इस तरीके की समस्या हो सकती है तो राइट टेस्ट कराना जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रॉब्लम खत्म हुई जी, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही है और नेटवर्क इश्यूज अब खत्म हो रहे हैं तो मैं सवाल आपसे फिर करना चाहूंगी। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन भी होता है कई बार सिम्टम्स में। कहा जाता है कि चूंकि मल में ब्लड आता है तो ऐसे में बवासीर की भी परेशानी से लोग इसे जोड़ लेते हैं और लोग सोचते हैं कि ये परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं ये नेग्लेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसको लेकर के अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं हैं या फिर कहीं ना कहीं वो इस बात को छुपाने की कोशिश भी करते हैं। ये एक बड़ी वजह है रेक्टल कैंसर के बढ़ने की? बिल्कुल। रेक्टल कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण आम आंत के लक्षण या पेट की समस्या के लक्षण से काफी मिलता जुलता है। जैसे पेचिस का होना, मतलब मल के साथ म्यूकस, चिकनाई का आना, ये पेचिस का भी लक्षण है, कोलोरेक्टल कैंसर का भी लक्षण है। आमतौर पे आप एंटीबायोटिक देकर उसको छोड़ देते हैं, दोबारा समस्या होती है, एंटीबायोटिक लेते हैं। एबनॉर्मल दिनचर्या, मतलब कि स्टूल, पहले आप मॉर्निंग में जाते थे, इवनिंग में जाते थे, एक टाइम जाते थे, बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, ये आप समझते हैं डायरिया हो गया या पेट की खराबी हो गई, ये इग्नोर होता है। ब्लड का आना, आपने बिल्कुल सही कहा, पाइल्स की समस्या, बवासीर जिसको बोलते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इवन कुछ डॉक्टर से भी ये समस्या मिस होती है, पाइल्स समझ के इलाज कर देते हैं, लेकिन उसमें चेक नहीं करते हैं प्रोक्टोस्कोपी करके कि अंदर रेक्टल कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ है। ये होना, इवन रेक्टल कैंसर कभी कोई पाइल्स लेके ही प्रेजेंट करता है, बाहर से दिखेगा पाइल्स है लेकिन अंदर रेक्टल कैंसर पड़ा हुआ है। तो इसमें मरीज के पार्ट पे आम समस्या समझना, ओवर द काउंटर जाके दवा लेना, खा लेना, कुछ दिनों के लिए ठीक होना, फिर से होना। और डॉक्टर के पार्ट पे कि एक प्रोक्टोस्कोपी कर ले या कोलोनोस्कोपी, जैसे डॉक्टर समीर कह रहे थे, कोलोनोस्कोपी करा ले तो इसको पकड़ सकते हैं। तो कोई भी आपकी दिनचर्या में असामान्य लक्षण आए, सस्पेक्ट इट कैन बी कैंसर। 10% केस में अर्ली डिटेक्शन होगा, 90% केस में आपको नॉन कैंसर कंडीशन पकड़ में आ जाएगी और उसका इलाज दवाइयों से हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर हुड्डार का मैं रुख करूं, जल्दी से मैं एक और आपसे सवाल करना चाहती हूं। जैसे मैंने शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि कोलोन और रेक्टल कैंसर दोनों अलग अलग कैंसर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो ऐसे में हम समझना चाहेंगे कोलोरेक्टल कैंसर एक प्रॉब्लम है या दो अलग अलग प्रॉब्लम है? लार्ज इंटेस्टिन के दो हिस्से हो गए, कोलोन जो मेजर हिस्सा हुआ और अंतिम हिस्से को कहते हैं रेक्टम। टेक्निकली एकेडमिक पर्पस के लिए हम कोलोन रेक्टम को कंबाइन करके कोलोरेक्टल कैंसर इसलिए बोलते हैं कि दोनों की पैथोलॉजी सेम, इलाज सेम, कुछ रेडिएशन और सर्जरी के कुछ हिस्से बदल जाते हैं, वो टेक्निकल डॉक्टर पे छोड़ दे, इसीलिए ग्रुप को कहा जाता है कोलोरेक्टल कैंसर। लेकिन आजकल रेक्टल कैंसर युवाओं में ज्यादा कॉमन हो गया एज कंपेयर टू कोलोन कैंसर। उसमें भी एक वेराइटी होती है सिग्नेट रिंग सेल।
सिग्नेचरिंग सेल आमतौर पे एडवांस स्टेज लेके प्रेजेंट करता है, डिटेक्शन लेट होता है और पेट में हर जगह फैल जाता है, जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं। इसलिए एक ग्रुप को हम समझें रादर देन कि सेपरेट समझें, दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। जी डॉक्टर हुड्डा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और चूंकि हम चर्चा रेक्टल कैंसर को लेकर कर रहे हैं, इसीलिए जरूरी है ये भी जानना कि क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी विधि है, कोई तकनीक है जिसके जरिए रेक्टल कैंसर पर काम किया जा सकता है या किसी पेशेंट को बचाया जा सकता है? जी, इसमें अभी फिलहाल हम हमारे ओपीडीज में ऐसे ही मरीज आते हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर के डायग्नोसिस में हैं और उन्होंने ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके बाद में उसके साथ में ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके, जैसे कि डायरिया हो गया, ब्लीडिंग्स हो गए, लोअर एब्डोमिनल पेन हो गया। ऐसे कंडीशंस में उसी हिसाब से हम देख के हम उसमें ट्रीटमेंट्स करते हैं। ओरल मेडिकेशंस भी हैं उसके लिए और पंचकर्मा शोधन चिकित्सा करके हम बोलते हैं। ये भी थोड़ा हद तक पेशेंट का बल और इसको देख के हम उसको प्लान करते हैं। तो उसमें यूजुअली हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ज्यादा काम करते हैं इस फिलहाल इस दौर में कि प्राइमरी प्रिवेंशन पे करते हैं और एडजुवेंट केयर पे हम ज्यादा अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि एज सच क्यूरेट के एस्पेक्ट में करके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए हम एडजुवेंट थेरेपी पे काम करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस पे काम करते हैं और प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल पे ज्यादा ध्यान देके हम ट्रीटमेंट देते हैं। जरूर उसमें ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स, एडजुवेंट केयर से बहुत फायदा पेशेंट्स को मिलते हैं। यानी डॉक्टर हुड्डार, आप ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन के तौर पर कई तकनीक है जो आयुर्वेद में स्थापित है, लेकिन अगर हम खान पान की बात कर रहे हैं, चूंकि शुरुआत में जैसे हमने कहा कि पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो चीज़ें हैं या तरल पदार्थ, ये जो चीज़ें हैं वो रेक्टल कैंसर को बढ़ावा देती है, तो आयुर्वेद में खान पान को लेकर के क्या कहा गया है, क्या चीज़ें हैं जो उसको खाना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए ताकि इस तरीके के कैंसर से बचा जा सके? ऐसे पेशेंट्स में हम यूजुअली आयुर्वेद के हिसाब से हम उनको थोड़े से चीजें बताए हैं, जैसे अध्यशन बोलते हैं और अकाल भोजन बोलते हैं। ऐसे मतलब अध्यशन मतलब खा रहे हैं और भूख भी नहीं लगा और टाइम दे के ऐसे ही खा रहे हैं, भूख सही से नहीं है, इसको अध्यशन बोलते हैं। ऐसी चीजें न करने के लिए हम अवॉइड करते हैं। और अकाल भोजन मतलब टाइम टू टाइम नहीं खाते, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, ये सब लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोलते हैं। और पर्टिकुलरली आहार के तौर पे ऐसे पेशेंट्स को हम छाछ में अगर थोड़ा औषधियां मिक्स करके उसको छाछ बार बार हम देते हैं। अगर दूध उनको सूटेबल है तो दूध के लिए भी हम एडवाइस करते हैं। और गार्ड वेराइटीज ऑफ जो वेजिटेबल्स होते हैं, लौकी, ऐसी चीजें हम बोलते हैं उसमें। और बाकी जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, वात को न बढ़ाएं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ऐसी चीजें जो वात को बढ़ाने से पेट में डिस्टरबेंस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे चीजें सब हम अवॉइड करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। चलिए डॉक्टर सबीर, आपसे सवाल करूंगी, चूंकि आप तीनों लोगों ने जिक्र किया कि अनियमित भोजन, यानी लंबे समय तक अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं और जब भोजन कर रहे हैं तो आप गलत खान पान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से भी रेक्टल कैंसर होता है। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी जो चीज़ें हैं जिसको लोग आजकल बहुत फॉलो करने लगे हैं, उससे भी खतरा बढ़ता है? और दूसरी अहम चीज़, चूंकि सिम्टम्स आप तीनों ने बताए हैं, तो किस तरीके की टेस्टिंग होनी चाहिए? क्या टेस्ट सबसे पहले कराएं जिससे कि इसको तुरंत पकड़ा जा सके? बिल्कुल, खाने में तो देखिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया था कि गट हेल्थ का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, गट माइक्रोबायोम का। जैसे क्या होता है कि हम ओवर द काउंटर बहुत तरह की हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह की पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर आपका पेट से संबंधित और बीमारियां जैसे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है, तो हम ओवर द काउंटर बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं। तो ये हमारी जो गुड बैक्टीरियाज है उनके लिए ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, डाइट में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, अपना फाइबर का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी हम इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक डाइट ठीक आपकी होनी जरूरी है। और
टाइम से खाना, मतलब राइट ईटिंग, आपकी राइट टाइम पे खाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर ईटिंग, या आप ये देखते हैं कि हम मिडनाइट स्नैकिंग वगैरह करते हैं, इस तरह की चीजों का खास तौर पे युवाओं में प्रचलन है, तो इसका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई है किसी भी तरह की, देखिए ऐसा नहीं है, हम ठीक है फास्टिंग हम कर सकते हैं, पर क्या होता है कि लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो फिर ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, है ना। तो यहाँ पर बैलेंस डाइट का ज्यादा रोल है, एंड एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट। तो अपने अनुसार आपको अपनी डाइट को थोड़ा डिस्कवर करना है, बट ये है कि ओवरऑल आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, नींद आपकी ठीक होनी चाहिए, एक्सरसाइज और व्यायाम करते रहिए। और टेस्ट का जैसे आपने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ा जानना जरूरी है उनके बारे में। कई बार क्या होता है कि लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं या अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और अल्ट्रासाउंड से उनको लगता है कि शायद हमारा रेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों की भी हमें हेल्थ पता लग जाएगी। तो ये कई बार फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देते हैं। आपको कोई भी जांच करानी है तो हेल्थ केयर एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर या इस तरह का कोई अगर अंदेशा होता है तो उसके लिए दूसरी तरह की जांचें होती है, कई बार वो जरूरी होती है कराने के लिए। पर एक बहुत साधारण सा टेस्ट होता है, जैसे अगर आपको स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड टेस्ट होता है, या हम एक फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट करते हैं। ये बड़े साधारण से टेस्ट है, ये करा सकते हैं। और यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जिसे देखकर तुरंत सजग होने की जरूरत है और टेस्ट कराने की जरूरत है, जिससे ये पकड़ा जा सकता है कि कौन सी बीमारी से आप ग्रसित हैं। यानी कि सचेत रहिए ताकि बीमारी आपसे दूर रहे। डॉक्टर कुमार, आपका रुख करूंगी। चूंकि हम बात कर रहे हैं रेक्टल कैंसर की, तो जाहिर तौर पर इसमें पुरुष भी हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। तो मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि पुरुषों में और महिलाओं में क्या ये जो बीमारी है अलग अलग सिम्टम के तौर पर आती है, किस तरीके से आती है, और दोनों में से सबसे ज्यादा किसमें रेक्टल कैंसर का प्रभाव दिखता है? जी, लक्षण दोनों में सेम होंगे, लक्षण अलग नहीं है। जैसा मैंने बताया था, लक्षण पेचिश या ब्लड का आना, रक्तस्राव होना, ये सारे लक्षण सेम रहे। कब्जियत का होना या कभी कभी पेट में मरोड़ देके तब टट्टी का आना, ये सेम लक्षण। पुरुषों में अभी महिलाओं की तुलना में कैंसर वर्ल्ड वाइड रेक्टल कैंसर ज्यादा कॉमन। ठीक है। अब एक बात आपने पूछी थी फास्टिंग रिलेटेड, बड़ी अच्छी उसकी थ्योरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दो केमिकल है और कुछ इंटरनल पेप्टाइड्स। ये जब आप फास्टिंग करते हैं बेसिक इन जनरल हेल्थ के लिए और स्पेसिफिक कुछ कैंसर के लिए, जिसमें कोलोन कैंसर भी एक है, आपके इंसुलिन के स्पाइक्स कम होने चाहिए। इंसुलिन स्पाइक्स कब होता है? जब आप खाना खाते हैं, खास करके प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक लोड मतलब ब्लड ग्लूकोज सडन बढ़ता हो, इंसुलिन पीक करेगा और आप जानकर आश्चर्य करेंगे हर दिन हर इंसान में कैंसर सेल डेवलप होता है। हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको किल कर देता है। लेकिन इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर उसका प्रोमोटर है, उसको सपोर्ट करेगा ग्रो करने के लिए। तो रेक्टल कैंसर की अगर शुरुआत या प्री कैंसर कंडीशन या कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन हो रहा है और इंसुलिन स्पाइक आपके मल्टीपल हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वैद्य जी ने, कि अनियमित भोजन, रात को आप 3 बजे खाना खाना है, स्टार्टिंग जरूरत नहीं थी, उसमें इंसुलिन को डाउन होना चाहिए था, इंसुलिन आपने बढ़ा दिया, आईजीएफ बढ़ाया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये आपका प्रोमोटर होगा। और अगर कैंसर डेवलप हो गया प्री कैंसर स्टेज में तो इसको और फर्दर बढ़ा देगा। इसलिए विंडो ईटिंग विंडो की एक मैं बात करता हूं हर समय। कोशिश कीजिए आपका खाना 6 से 7 घंटे के अंदर ही हो, उसके अलावा मत खाइए। एक्सेसिव ईटिंग प्रॉब्लम होगी। नंबर 1, खाने में फाइबर की मात्रा जरूर हो ताकि मल, अब तो इंडियन टॉयलेट लोग जाते नहीं, वेस्टर्न टॉयलेट बैठते हैं, आपका मल नीचे डूब जाता है या फ्लोट करता है, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स कितने हैं, इससे हम लोग काफी हद तक अंदाजा लगाते हैं कि इनके गट हेल्थ की क्या कंडीशन है और इनको फ्यूचर में क्या क्या समस्या हो सकती है, गट हेल्थ एज वेल एज कैंसर। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जिसे अगर ध्यान से समझा जाए तो बिल्कुल इससे दूर रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप तीनों ने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, आपने हमारे एक्सपर्ट को सुना। इस कैंसर का इलाज संभव है। आप बिना झिझक और संकोच कर शुरुआती लक्षणों को समझें और डॉक्टर से संपर्क करेगा। अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो रेक्टल कैंसर से बचा जा सकता है। सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि दवाइयों और इलाज की प्रक्रिया से मरीज का इलाज
संभव है। इसलिए हमेशा यदि आप भी इस बीमारी से जुड़े लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह लेकर इलाज करवाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए Health 24।